नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे उसकी यह तैयारी 6 महीने पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसमें गति आ गई है। पहले भाजपा ने उन 144 सीटों की पहचान की थी या उन 144 सीटों पर काम करना शुरू किया था जहां वह पिछली बार हार गई थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी और 144 सीटों पर वह दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। तो 2024 की तैयारी में सबसे पहले पार्टी ने उन 144 सीटों पर काम करना शुरू किया था जहां वह पिछली बार हारी थी, और नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उन सीटों को उन्हीं मंत्रियों के जिम्मे लगाया गया था जो केंद्र सरकार में है, काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और उनको कहा गया था कि ये 144 सीटों पर जाएं, जमीनी फीडबैक लें, वहाँ क्या कमी है उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दें और उस हिसाब से उपाय सुझाएं कि कैसे पार्टी वहाँ चुनाव जीत सकती है। और इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों की कम से कम 2 बैठकें हुई हैं। पहले जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई और एक बैठक में अमित शाह भी मौजूद थे, और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट में वहाँ की कमियां बताई, वहाँ पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है ये बताया, कौन उम्मीदवार हो सकता है इस बारे में अपने सुझाव दिए और उस पर विस्तार से चर्चा हुई। यह भी खबर आई थी कि अमित शाह ने कहा था तमाम मंत्रियों को कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन 144 सीटों में भाजपा जीते। पार्टी ने 144 ऐसे सीटों की पहचान इसलिए की थी, 144 सीटों पर मेहनत इसलिए शुरू की थी ताकि जो 300 से ज़्यादा सीटें उसने जीती हैं उनमें से अगर कुछ हारती है या कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सके। अब भाजपा ने उन 144 सीटों में 16 और सीटें जोड़ दी हैं। अब पार्टी 160 सीटों पर काम कर रही है। 108 सीटें जहां पिछली बार वो दूसरे स्थान पर रही है, तीसरे स्थान पर रही है या कम अंतर से जीती है, या वो 16 सीटें ये भी हो सकता है जिसकी संभावना है, जिसके बताई जा रही है पार्टी की तरफ से, जो नेता सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि ये 16 सीटें ऐसी हैं या ये 16 सीटें इसलिए बढ़ गई क्योंकि बिहार को इसमें शामिल कर लिया गया। पहले जब बीजेपी 144 सीटों पर काम कर रही थी तो उस समय बिहार में उसका गठबंधन था जनता दल यू के साथ, और बिहार की 40 में से 16 सीटें जनता दल यू ने जीती थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो 16 सीटें बढ़ी हैं वो वही सीटें हैं जो जेडीयू के पास थी, और अब बीजेपी को खुद से वहां उन सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो ये 160 सीटें हैं जिसमें 16 सीट अगर बिहार की जोड़ लेते हैं तो जो बाकी सीटें हैं वो पश्चिम बंगाल की हैं, उड़ीसा की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, तेलंगाना की, केरल की और तमिलनाडु की हैं। इन्हीं राज्यों में ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी हारी थी, क्योंकि जो बाकी जहां वो लड़ी थी वहां ज़्यादातर सीटों पर वो चुनाव जीत गई थी। इसलिए उन राज्यों की इक्का दुक्का सीटों के बारे में पार्टी को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीटें भी इसमें हो सकता है हों, जैसे महाराष्ट्र की बारामती सीट इसमें शामिल है, या मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट इसमें शामिल है जो कांग्रेस ने जीती थी। तो इस तरह की कुछ सीटें हैं जो 144 में शामिल थीं, लेकिन ज़्यादातर सीटें वो है जो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की हैं, उड़ीसा की हैं। तो इन राज्यों पर अब बीजेपी का फोकस है, इन राज्यों पर बीजेपी अब काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि ये 160 सीटें जो है वहां बीजेपी कैसे चुनाव जीतेगी। ये वो राज्य नहीं है जहां बीजेपी का पहले से आधार रहा है या मजबूत संगठन रहा है, या जहां बीजेपी का जो कोर इश्यूज हैं, जो राष्ट्रीय उसके मुद्दे हैं, चाहे उसमें हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, ये इस तरह के मुद्दे इन राज्यों में ज़्यादा असरदार नहीं है, ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो एक तो इन राज्यों में पार्टी का संगठन का विस्तार वैसा नहीं है जैसा उत्तरी भारत में है या पूर्वी पश्चिमी भारत में है या मध्य भारत में है। उसके मुकाबले इन राज्यों में बीजेपी का संगठन कमजोर है, संगठन का वैसा विस्तार नहीं है, उस तरह का आधार नहीं है जमीनी, और यहाँ उसके जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों की बहुत ज़्यादा अपील भी नहीं है। इसलिए ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी इन राज्यों में कैसे अपना आधार बढ़ाएगी, अपना विस्तार करेगी और चुनाव जीतने के लायक माहौल बना पाएगी वहाँ इन राज्यों में 2024 में। अभी जो इस पर ताज़ा बैठक हुई है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े और सुनील बंसल के साथ की है। सुनील बंसल पहले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री थे और इस समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े पहले हरियाणा के प्रभारी थे, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हरियाणा के प्रभारी थे और अभी उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया है। तो इन दोनों नेताओं के साथ बातचीत करने का, नड्डा के इनके साथ मीटिंग करने का सीधा अर्थ ये है कि
इनको जिन राज्यों का प्रभारी बनाया गया उन्हीं राज्यों पर बीजेपी का सबसे ज़्यादा ध्यान है, और वो राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। इसमें आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी लेस कंसर्न का इलाका है। ये 4 राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीजेपी इन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसी के लिए ये भी तय हुआ है कि पार्टी के विस्तारकों की जो बैठक है इन सीटों को लेकर के, इन 160 सीटों को लेकर के, उसमें 90 सीटों पर एक बैठक होगी, 90 सीटों को लेकर के वो बिहार में होगी, और 70 सीटों को लेकर के एक बैठक होगी जो हैदराबाद में होगी, लेकिन वो बाद में होगी। अब हमारे अभी इस समय विचार का ये मुद्दा है, या हमारी चर्चा का मुद्दा ये है कि इन राज्यों में बीजेपी कैसे उन चुनौतियों से जो उसके सामने चैलेंजेज हैं उनसे ओवरकम कर पाएगी, कैसे मुकाबला कर पाएगी। और इसको 5 बिंदुओं में समझना होगा। जो 5 बिंदु हैं जो वो बीजेपी की 5 कमजोरियों को बताने वाले हैं, और उसी हिसाब से बीजेपी को अपनी तैयारी करनी होगी। जो पहला मामला है वो ये है कि संगठन की कमजोरी। इन राज्यों में बीजेपी का संगठन का आधार बहुत मजबूत नहीं है, चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो या तमिलनाडु हो। इन राज्यों पर बीजेपी का पहले बहुत ध्यान भी नहीं रहा है, और ध्यान नहीं रहने की वजह से संगठन का बहुत विस्तार नहीं हुआ है। वहाँ बड़ा आधार पार्टी अपना नहीं बना सकी है। अब तो चूंकि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद जो ताकत बढ़ी है, जो संगठन की ताकत बढ़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, या जो संसाधन जुटे हैं उनके जरिए बीजेपी इन राज्यों में पहुंची है, हर जिले में, लेकिन वो बहुत मजबूत नहीं है उन जिलों में। ये पहली कमजोरी है, उन राज्यों में ये पहली कमजोरी है। दूसरी कमजोरी जिसका पहले हमने जिक्र किया वो ये है कि कोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो बीजेपी की है उसके असर में आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत कम है, या इन राज्यों में वो मुद्दे बहुत असरदार नहीं हैं। हिंदुत्व का मुद्दा हो, हालांकि इस मुद्दे के आधार पर पश्चिम बंगाल में पिछली बार बड़ा पोलराइजेशन हुआ था, और सिर्फ यही एक मुद्दा था हिंदुत्व का जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ विधानसभा के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, या उसके पहले लोकसभा में उसने 18 सीटें जीती थी। इसके बावजूद ये मुद्दा वैसा प्रभावी नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में है, या जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में है, या महाराष्ट्र में भी है। तो उस तरह का जो कोर पॉलिटिकल इश्यूज है बीजेपी के, जिसमें हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्रवाद है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये 3 मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं बीजेपी के, वो वहां बहुत असरदार नहीं है। इन सभी राज्यों की ये स्थिति है। तीसरी कमजोरी या तीसरी चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो ये है कि इन सभी राज्यों में बहुत मजबूत सामाजिक आधार वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जो रीजनल फोर्सेज हैं वो बहुत मजबूत हैं। जैसे तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच में राजनीति बटी हुई है, या केरल में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, या और मुस्लिम लीग है, या कांग्रेस भी है, लेकिन इन दोनों पार्टियों का, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां, इनका मजबूत आधार है। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव बहुत मजबूत हैं, वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने उतरेंगे जीतने के लिए। तेलंगाना राज्य बनवाने का श्रेय उनको जाता है। इसके अलावा हैदराबाद के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बहुत मजबूत है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के बीच बटी हुई है। उड़ीसा में बहुत मजबूत बीजू पटनायक के नाम से बनी हुई जो नवीन पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल, वो बहुत मजबूत रीजनल फोर्स है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है, वो बहुत मजबूत राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो और इसके अलावा जो बीजेपी के ध्यान में जो राज्य हैं वो बिहार है, तो वहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल दोनों बहुत मजबूत राजनीतिक ताकत है। और महाराष्ट्र में भी शिवसेना है, लेकिन उस पर अलग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में मजबूत रीजनल पार्टियों का होना, मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों का होना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। ये ध्यान रहे कि बीजेपी कभी भी इन रीजनल जो क्षत्रप हैं, प्रादेशिक क्षत्रप हैं, उनसे बहुत मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाती है उस तरह से जैसा वो कांग्रेस से लड़ पाती है। तो ये तीसरी चुनौती है बीजेपी के सामने। चौथी चुनौती है कि इन राज्यों में ये जो चौथी चुनौती है, ये बीजेपी के दूसरी कोर आइडियोलॉजिकल चुनौती से जुड़ी हुई है, उससे मिलती जुलती है। वो ये है कि इन राज्यों में जो रीजनल आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, या जो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स है, वो बहुत मजबूत है, उसका आधार बहुत मजबूत है। यहाँ भाषाई अस्मिता की राजनीति भी होती है और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति भी होती है। द्रविड़ आंदोलन सबको पता है किस तरह से वहाँ हिंदी विरोध है, और द्रविड़ का आंदोलन, भाषा का आंदोलन हुआ, और भाषाई अस्मिता वहाँ कितनी मजबूत है। उसी तरह से बांग्ला अस्मिता पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है, और जिन लोगों ने 2021 के विधानसभा चुनाव को नज़दीक से देखा,
उन्होंने देखा कि किस तरह से हिंदुत्व के कोर मुद्दे पर बांग्ला अस्मिता का मुद्दा भारी पड़ गया। ममता बनर्जी ने कैसे इस मुद्दे के आधार पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सारी मेहनत पर पानी फेर दी। संघ और बीजेपी की सारी मेहनत धरी रह गई और ममता बनर्जी की पार्टी 214 सीटों पर जीती। उसके पहले वो 194 सीटों पर जीती थी, लेकिन जब घनघोर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हुई तो उनकी सीटें 214 पहुंच गई। तो ये इस वजह से हुआ कि वहां बांग्ला अस्मिता की राजनीति बहुत मजबूत है। इसी तरह से तेलुगु अस्मिता है, कन्नड़ अस्मिता है या मलयाली अस्मिता है, तो ये अस्मिता की राजनीति इन राज्यों में बहुत मजबूती से होती है और वो उसकी वजह से वो राजनीति इतनी मजबूत होती है। भाषा की और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति की जो राष्ट्रीय अस्मिता जिसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी तरीके से करती है, वो इन राज्यों में दब जाती है। उसके जो नेता हैं, जो इन राज्यों के जो प्रादेशिक क्षत्रप हैं, वो चैंपियन हैं इस तरह की पॉलिटिक्स करने में। तो एक चुनौती जो इसके पहले मैंने बताई कि वो मजबूत सामाजिक आधार है जो रीजनल पार्टीज हैं उनका, और उसके बाद इन रीजनल पार्टीज को मजबूत सामाजिक आधार वाली क्षेत्रीय पार्टियों को भाषा और क्षेत्र की अस्मिता की राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचक नहीं है। और जो पांचवा मामला है वो लीडरशिप का मामला है। बीजेपी ने इन राज्यों में, बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बाकी राज्यों में जहां पहले से संघ और बीजेपी की राजनीति होती रही है वहां उसके पास बड़े चेहरे हैं, बहुत जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे हैं। लेकिन इन राज्यों में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। और वो उस मामले में स्थिति कितनी कमजोर है बीजेपी की, आप इस बात से समझिए कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में, जहां उसने लोकसभा की 18 सीटें जीती और वहां पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस से आए शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता बनाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, जो 1 साल पहले चुनाव के 6 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति करते थे। उनको लेकर के उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनको चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया बीजेपी ने। तो ये इसलिए है क्योंकि वहां जो बांग्ला अस्मिता है, उस अस्मिता का कोई प्रतिनिधि चेहरा बीजेपी के पास नहीं है पश्चिम बंगाल में। और ये स्थिति उसके सामने उड़ीसा में भी है। वहां नवीन पटनायक को टक्कर देने के लिए कोई करिश्माई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में जो चेहरे हैं, चाहे वो पनीर सेल्वम हो, पलानी स्वामी हो, वीके शशिकला हो, टीटीवी दिनाकरन हो या सत्तारूढ़ गठबंधन में एमके स्टालिन हो, इनके मुकाबले का कोई चमत्कारिक चेहरा, करिश्माई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को वहां पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उनके प्रयास भी बहुत सीमित हैं। और यही स्थिति आंध्र प्रदेश में आप देखिए कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के मुकाबले कोई करिश्माई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस से डी पुरंदेश्वरी को शामिल किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, लेकिन उनका करिश्मा भी नेताओं की तरह नहीं है। के चंद्रशेखर राव का जवाब देके का मुकाबला करने के लिए भी बीजेपी ने कई नेता आगे किए, बंदी संजय कुमार से लेकर के, और वहाँ उस तेलुगु पॉलिटिक्स करने वाले जी किशन रेड्डी तक को बीजेपी ने आगे किया है। लेकिन इसके बावजूद कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो के चंद्रशेखर राव या जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का मुकाबला कर सके, उनके करिश्मे का मुकाबला कर सके। तो ये जो लीडरशिप की कमी है, और आजकल आमतौर पर जो क्षेत्रीय राजनीति है, राज्यों में राजनीति है, वो एक चेहरे के इर्द गिर्द होती है। उसी से राज्यों के लोग अपनी पहचान जोड़ते हैं, उसी से राज्य की पहचान जुड़ती है, उसी से भाषा की पहचान जुड़ती है। तो ये तमाम तरह की जो अस्मिता की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स का बेनिफिट इन रीजनल पार्टीज को इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पास एक चेहरा है, बड़ी लीडरशिप है। बेशक वो चेहरे और वो जो नेता हैं वो एक खास वंश को, एक खास परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनसे उन राज्यों की पहचान होती है। तो ये कुल मिलाकर के ये 5 चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने कि वो संगठन का विस्तार कैसे करेगी, 1। नंबर 2, उसकी कोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, वो कैसे इन राज्यों में प्रभावी होगा। 3, मजबूत सोशल बेस वाली, जो सामाजिक आधार वाली, जातीय समीकरण वाली जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी। जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, अस्मिता की राजनीति इन राज्यों में है, उसका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी। और लीडरशिप कहाँ से आएगी, कहाँ से ऐसा कोई करिश्माई चेहरा आएगा अगले चुनाव तक जो चुनौती दे सकेगा उन लोगों को। ये 5 ये मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए जो अभी विचार हो रहा है, अभी जो विचार हो रहे हैं, उसमें वो उस तरह, उससे ये मामला सुलझ जाएगा, इतना आसान नहीं है ये मामला। अब जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 16 सीटें हार गई, तो या झारखंड में 2 सीट हार गई, तो या मध्य प्रदेश में 1 सीट हार गई। ऐसी सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति अलग हो सकती है। चुनाव प्रबंधन से ऐसी जगहों पर बीजेपी जीत सकती है, उम्मीदवार बदलकर या किसी दूसरी रीजनल पार्टी को अपने पक्ष में करके
या बागी खड़े करा करके बीजेपी जीत सकती है। लेकिन जिन राज्यों में 160 सीटों की वो राजनीति कर रही है, उन राज्यों में ऐसी छोटी छोटी बातों से, चुनाव प्रबंधन से काम नहीं चलेगा। वहां कुछ बड़ी राजनीति करनी होगी और उसके लिए बीजेपी के पास अभी समय बहुत कम है। इसलिए यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन 160 सीटों की में जो चुनौती है उससे पार पाने के लिए क्या उपाय करती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।